नमस्कार। आज हम साझेदारी का जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तो कौन से खाते बनाए जाते हैं, और जब साझेदारी की पूंजी परिवर्तनशील होती है कौन से खाते बनाए जाते हैं, उसके एक प्रश्न को उदाहरण स्वरूप समझेंगे। तो चलिए हम आते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एससीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ए तथा बी क्रमशः 15 लाख तथा 10 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बने हैं। वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटने को सहमत हैं। आप यह दर्शाएं कि इन दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में लेन देन कैसे अभिलिखित होंगे यदि मामले स्थिर पूंजी है तथा परिवर्तनशील पूंजी है। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं और यहाँ आपके पास दिया गया है। देखिए पूंजी पर ब्याज दिया है, वर्ष के मध्य में विनियोजित पूंजी दिया गया है, आहरण दिया गया, आहरण पर ब्याज दिया गया है, वेतन, कमीशन और 2014 में जो हानि हुई है उसका हिस्सा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके पूरे डाटा दिए हुए हैं। अब इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम प्रश्न को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है स्थिर पूंजी। जब फर्म की साझेदारी फर्म की पूंजी स्थिर है तब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साझेदारों का जब पूंजी स्थिर है तो साझेदारों के चालू खाते में किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं होगा। केवल साझेदारों की पूंजी से संबंधित जो भी इसमें डाटा दिए रहेंगे या आंकड़े दिए रहेंगे, उन्हीं को हम सौदे दिए रहेंगे, उन्हीं को हम इसमें समावेश करेंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता जब बनता है तो पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए जो भी पूंजी दी हुई है उसको सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उनकी पूंजी 15 लाख और 10 लाख दी हुई है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले शेष लाया गया। कितना? ए का है 15 लाख और बी का है 10 लाख। अब इसके बाद देखते हैं यदि वर्ष भर में उन्होंने कोई अतिरिक्त पूंजी विनियोजित की है तो उसको भी हमको इसी में लिखना है, बाकी वह अन्य किसी खाते में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया है कि 1 अक्टूबर 2014 में विनियोजित पूंजी समावेश 1 अक्टूबर 2014 में विनियोजित पूंजी समावेश 3 लाख और 2 लाख। ये इनका वर्ष के मध्य में क्या है, अतिरिक्त पूंजी इन्होंने विनियोजित किया है। तो पूंजी है इसीलिए उसको पूंजी खाते में लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रोकड़ खाता अथवा बैंक खाता। आप जो भी लिखना चाहें इसमें, रोकड़ खाता अथवा बैंक खाता। ए ने कितना विनियोजित किया? 3 लाख रुपए। और बी ने कितना विनियोजित किया? 2 लाख रुपए। क्लियर? अब इसमें पूंजी से रिलेटेड अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इस खाते को अब क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्रेडिट साइड में डेबिट में कुछ भी नहीं आया है। हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करके देखते हैं। तो हमको यहाँ कितना मिल रहा है? 15 लाख में 3 लाख जोड़े तो कितना मिला? 18 लाख। और यहाँ 10 लाख में 2 लाख जोड़े तो मिला आपको 12 लाख। क्या हो गया? अब देखिए डेबिट में खाते हमको मालूम है दोनों साइड बराबर होने से ही क्लोज होंगे। तो जब हमारे क्रेडिट का अमाउंट हो गया है और डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है तो क्रेडिट का जो भी टोटल है उसको हम डेबिट में शेष ले गए करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा आएगा शेष ले गए, और यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल है, योग है, वही राशि यहाँ पे पूरा अमाउंट आ जाए। यानी क्रेडिट का जो ए का टोटल है और बी का टोटल है, तो ए का टोटल 18 लाख है और बी का टोटल 12 लाख है। अब इसको कुल में हम लिख देते हैं। अब ये हमारा खाता क्लोज हो गया। देखिए यानी साझेदारों का पूंजी खाता क्लियर हो गया आपको। देखिए दो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर, इसमें केवल पूंजी से रिलेटेड ही प्रविष्टियां होंगी और कोई भी इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब जब ये स्थिर पूंजी है तो हमको मालूम है कि स्थिर पूंजी है तो 2 खाते बनते हैं हमारे पास। पहला कौन सा? साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा कौन सा? साझेदारों का चालू खाता। ये चालू खाता कौन सा बनाया जाता है? इसमें वर्ष भर में जो भी समायोजन को जो भी लेन देन होते हैं, पूंजी के अतिरिक्त जो भी लेन देन होंगे उनका लेखा हम इसके अंदर करेंगे। और यदि हमको प्रश्न में चालू खाते का शेष दिया हुआ है तो हम उसका शेष को यहाँ से शेष से शुरू करेंगे। यदि
चालू खाते का शेष डेबिट दिया हुआ है तो हम उस शेष को डेबिट में शेष लाया गया करके लिखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। यदि चालू खाते का शेष क्रेडिट दिया है तो हम उस प्रश्न में क्रेडिट दिया है तो हम उसको चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में आएंगे और यहाँ शेष लाया गया करके इस प्रश्न को शुरू करेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे प्रश्न में कोई शेष नहीं दिया है, इसीलिए हम प्रश्न को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमको 4000 को चालू खाते कहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी यहाँ समायोजन यहाँ दिए, यदि साझेदारों को जो भी अमाउंट मिलना है वो अमाउंट उसको हम यहाँ से जितना साझेदारों को जो भी प्राप्त होगा वो पूरा क्रेडिट में लिखा जाएगा और साझेदारों के द्वारा जो फर्म को प्राप्त होना है, साझेदारी फर्म को जो मिलना है उसको हम कहाँ करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि साझेदारों को क्या क्या मिलेगा। तो इसमें देखिए प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है, देखिए पूंजी पर विनियोजन का हमने इसमें एंट्री कर लिया। अब देखिए पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है तो उसको हमको कहाँ देना है, कहाँ लिखना है, साझेदारों को मिलेगा पूंजी पर ब्याज, इसीलिए उसकी प्रविष्टि कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना दिया है, देखिए यहाँ पूंजी पर ब्याज 5% बोला है, वो यहाँ पे 5% बोला है। तो हम देखते हैं कि ये पूंजी पर ब्याज 5% बोला है। अब 5% बोला है तो हमको देखना है कि इनकी पूंजी कितनी है। ए की शुरू की पूंजी कितनी है, यहाँ देखिए ए की शुरू की पूंजी 15 लाख है। इस 15 लाख पर 5%, ये 15 लाख उसने वर्ष के प्रारंभ में लगाया था, इसीलिए इस पर पूरा एक वर्ष का इस पर हमको ब्याज की गणना करनी है। तो हो जाएगा 5/100। तो इसका हमारा कितना आ रहा है, देखिए 75,000 आ गया इसका टोटल। अब देखते हैं, अब हम दूसरा देखते हैं इसमें कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड पूंजी उसने कब लगाया, देखिए 1 अक्टूबर 2014 को। तो 1 अक्टूबर 2014 को लगाता है तो यहाँ 6 माह होता है। तो यहाँ पर हमारा ए का जो अतिरिक्त पूंजी है 3 लाख रुपए, उस पर हमको 6 माह का ब्याज का गणना करनी है, 6 माह के ब्याज की गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 लाख गुणित 5/100 गुणित 6 माह है तो 6/12, 6 माह और 12 एक वर्ष होता है, इसीलिए 6/12। तो इसकी गणना जब हम करते हैं तो हमको कितना मिल रहा है, देखिए तो अब देखिए इसका पहली वाली जो पूंजी है, ये जो 15 लाख की पूंजी है, इस पर उसको कितना मिला 75,000, और दूसरी जो 3 लाख की पूंजी है उस पर उसे मिला कितना 7500। तो टोटल उसकी पूंजी कितनी होती है 75,000 प्लस 7500। तो कितना मिला देखिए उसको 500, 7 और 5 2 और 8, 82,500 उसकी पूंजी पर ब्याज हुई। तो हम एक एक पूंजी में कितना लिख देंगे 82,500। क्लियर हुआ आपको? देख लीजिए एक बार और ये कैलकुलेशन, और सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हमको बी के लिए भी करना है। तो जब हम बी के लिए करेंगे तो बी की भी पूंजी पर हमको कितना निकालना है 5% का निकालना है। तो यहाँ पे हमारे लिए बी की पूंजी कितनी हो जाती है 10 लाख होती है बी की पूंजी, और इस पर उसको 5% निकालना है। और उसके बाद फिर बी की पूंजी यहाँ पर 2 लाख होती है। तो इस 2 लाख पर उसे कितना निकालना है आपको 5% निकालना है।
देखिए 2 लाख पर 5% 6 माह का यहाँ पर भी निकालना है। तो इस प्रकार से हम दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि इसका हमको मिलता है 50,000 और इसका मिलता है 5,000। तो टोटल कितना हुआ इन दोनों की पूंजी का कैलकुलेशन हमारे पास 55,000 रुपए। तो हमारा ये कुल पूंजी किसका हुआ, बी का कुल पूंजी कितना, पूंजी पर ब्याज कितना हुआ 55,000। तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री 55,000 की कर दी। क्लियर हो गया आपको, ये कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से देख लेंगे और पूंजी पर ब्याज की अमाउंट को कैलकुलेट करने का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस पर हमको क्या एंट्री करनी है। अब इस पर हमको साझेदारों का, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या है, वेतन दिया हुआ है, आहरण, और आहरण पर ब्याज को हमें डेबिट साइड में लिखना रहता है। क्रेडिट के लिए वेतन है, साझेदारों को वेतन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे साझेदार को वेतन है तो किसको वेतन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए वेतन एक ही को मिल रहा है, वेतन केवल एक को मिल रहा है, इसीलिए हम एक के पास में एक के खाते में ही लिखेंगे कितना 20,000। ये 20,000 केवल ए को मिल रहा है, बी को कोई भी वेतन नहीं है इसीलिए डैश है। थर्ड है आपको देखिए कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन ए और बी दोनों को मिल रहा है। ए को कमीशन 10,000 रुपए मिल रहा है और बी को कमीशन 7,000 रुपए मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये सारे हमारे क्रेडिट पक्ष के क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे डेबिट पक्ष में और क्या आता है। डेबिट पक्ष में हम आके देखते हैं, यदि हमको यहाँ पर देखिए प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है वर्ष के 2014 में हानि का भाग, यदि यहाँ पर रहता वर्ष के 2014 में लाभ का भाग रहता तो हम यहाँ पर भी क्रेडिट पक्ष में ही लाभ की एंट्री करते, परंतु यहाँ 2014 में हानि का भाग है इसीलिए इस हानि को हम डेबिट पक्ष में लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाएगा आहरण। आहरण प्रश्न में दिया है हमारा 30,000 और 20,000। ए का 30,000 है और बी का 20,000 है। क्लियर। उसके बाद है आहरण पर ब्याज दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज देखिए प्रश्न में ए को दिया है 1800, बी को दिया है 1200, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 1800 और 1200 इसकी एंट्री कर दिए हम 1800 और 1200। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए हानि का भाग, हानि दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा लाभ हानि खाता, जो क्या है 2014 का हानि है। ध्यान रखेंगे इसको, ये 2014 का हानि है। ए को कितना है 60,000 का है और बी को है 40,000 का। क्लियर। अब देखिए प्रश्न में आपके पास और कुछ भी नहीं बचा है, हमने सारी प्रविष्टियां इसमें कर ली है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या है। क्रेडिट और डेबिट का टोटल को हम करके देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि क्रेडिट में टोटल ज्यादा है, डेबिट में टोटल कम है। कैसे पता चलेगा, इसको हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका टोटल कितना आता है। एक लाख 12,500 1,12,500 डेबिट का टोटल हो रहा है और 62,000 क्रेडिट का हो रहा है। क्रेडिट का 62,000। अब इसी के साथ यहाँ टोटल करते हैं, इसको पूरा टोटटल करते हैं तो हमको क्या मिलता है। देखिए इसको यदि हम पूरा टोटल करते हैं तो हमको मिलता है इसका 62,000 है ना, 62,000 हमको यहाँ पे मिलता है 61200। ये तीनों को हम अमाउंट को टोटल करते हैं तो हमको इतना यहाँ मिलता है और ए का टोटल करते हैं तो हमको मिलता है 91800। ये मिल गया टोटल हमको। अब देखिए इसका ए का डेबिट का टोटल 91,800 है
और बी का डेबिट का टोटल 61,200 है। अब यहाँ देखिए इसमें ए का टोटल्स में और ए के क्रेडिट टोटल में देखिए कितना डिफरेंस है। इसमें देखिए 1 लाख क्रेडिट में 1,12,500 है और इधर 91,800 है। तो अब हम इस क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे। ध्यान रखेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट ये करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो हमको देखिए कि डेबिट में जो अमाउंट कम है वो राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी? 207 20,700 रुपए हमें प्राप्त होगा। और सेम ऐसे ही हम बी का करते हैं, तो बी का भी सेम हम क्रेडिट से डेबिट को माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? देखिए यहाँ हमको मिलेगा केवल 800 रुपए। अब यदि हम इन पूरा को टोटल करते हैं तो हमारा टोटल क्लियर हो जाएगा। पर ये जो अमाउंट है ये क्या है? ये है हमारा चालू खाते का शेष। इसका डेबिट से क्रेडिट का जो अंतर है, अंतर की राशि मिली है, तो ये जो अंतर की राशि है इसको हमने डेबिट क्रेडिट माइनस करके तो अमाउंट निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसके सामने हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है इसको शेष ले गए। ए और बी का हो गया और अब हम इसको पूरे को टोटल करते हैं तो हमको 1,12,500 1,12,500 अमाउंट यहाँ मिलता है और यहाँ पर 62,000। क्लियर? और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रश्न। ठीक, तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया कि यदि साझेदारों की संपत्ति स्थिर है तो हमको इस पैटर्न में प्रश्नों को हल करना है। ये ध्यान रखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में केवल हम साझेदारों की पूंजी का ही प्रविष्टि करेंगे और चालू खाते में जो भी ब्याज है, आहरण है, उन सारी चीजों का समायोजन करके शेष ले गए करके क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो हमको खाते को कैसे